इसी प्रकार से कोई वर्ग न बचा रह जाए, जैसे स्पेशल ज़ोन्स फॉर एजुकेशन डिसएडवांटेज ग्रुप उसकी बात कही। गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं, उनको भी जोड़ने की इसके अंदर बात की। फीमेल एजुकेशन पर भी इसमें ध्यान दिया गया। कस्तूरबा गांधी बालिका विकास ग्राम जो है विद्यालय हैं, उनको किस प्रकार से बढ़ाया जाए, वो भी इसके अंदर बात की। तो ये इंक्लूसिव है, ये इंक्लूसिव है, ये इंटीग्रेटेड है, ये मल्टी डिसिप्लिनरी है, सबको जोड़ने वाली, इसलिए इसको संपूर्ण शिक्षा कहा गया, इसलिए इसका नाम जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रखा गया है। इवोल्यूशन के लिए भी अभी रूसा बहुत सारा सिस्टम आया था। जब रूसा लागू किया हमारे प्रोफेसर पी.के. अहलूवालिया जी ने और पूरी इनकी टीम ने, तब बहुत हल्ला हो रहा था, बहुत कहते ये क्या कर डाला, क्या कर डाला। सेमेस्टर सिस्टम लागू किया, बहुत सारी उसकी चीजें लागू की, लेकिन हिमाचल प्रदेश पहला विश्वविद्यालय बना पूरे भारतवर्ष में उस सिस्टम को लागू करने वाला। वो भी मुझे लगता है वर्तमान में जो क्रांतिकारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, उससे अधिक क्रांतिकारी वो था, कठिनाई भरा ये था। उस समय कोई सपोर्ट था ही, उस समय सपोर्ट न सरकार का सब था, इनका सपोर्ट था, सब विद्यार्थी भी सभी लोग परेशान थे, लेकिन मन में ये भाव था नहीं ये चीज अच्छी, इसको लागू करना चाहिए, और एक स्कीम आई है, लागू किया हमने। आज तो समझिए कि बहुत कुछ समझिए हमारे पास सुविधाएं भी और शासन का भी बहुत सपोर्ट, पूरे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति स्वयं चाह रहे हैं, तब कौन इसको जो रोक सकता है, तो लागू होने वाली ये सारी चीजें। इसमें कुछ आयोग की बात मैं कर लूं, जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन होगा, पहले प्रधानमंत्री जी स्वयं इसके अध्यक्ष होने वाले थे। कुछ लोगों ने चिंता प्रकट की वो क्यों रहेंगे, प्रधानमंत्री बदल गए तो क्या होगा, राजनीति दूर होना चाहिए। देखिए जब प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन एक्स ऑफिशियो प्रधानमंत्री हो सकता है, तो शिक्षा का क्यों नहीं हो सकता है, मैंने तर्क दिया था। लेकिन कुछ सोच एजुकेशन मिनिस्टर है वो करेगा, 30 लोग कमेटी बनेगी, एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिर्फ इंपॉर्टेंट आदमी रहेगा, वो एक लिंक मैन काम करेगा। जितना स्ट्रांग, जितना नॉलेजेबल ये व्यक्ति रहेगा, शिक्षा नीति अच्छी बन पाएगी। तो सारा दारोमदार राष्ट्रीय शिक्षा आयोग पर बनेगा। इनके स्टेट यूनिट्स भी बनेंगे, क्योंकि फेडरल सिस्टम में फेडरल सिस्टम के अंतर्गत राज्य को भी महत्व देना पड़ेगा। अभी जो परसों बैठक हुई, इसमें कलकत्ता के शिक्षा मंत्री ने कुछ बोला है, दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कुछ बोला है, मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जब कानून बनेगा, कानून का पालन करना पड़ेगा, अच्छाइयाँ पता चलेंगी। जिस राज्य में मान लीजिए ऐसी सुविधा नहीं होगी, वहां के बच्चे जो है उठ करके दूसरे प्रांतों में चले जाएंगे, डेमोक्रेटिक सेटअप में जो है सब कोई रुकावट है नहीं, और जिस तरह के हम भाव लेकर के चल रहे हैं, तो वहां खुद ही कमजोरी हो जाएगी। अच्छी संस्थाओं में लोग अपना प्रवेश करना चाहेंगे, अच्छे राज्य की ओर जो है माइग्रेट करना चाहेंगे, तो विवश होकर के सबको इसकी शिक्षा नीति को लागू करना पड़ेगा। ये राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जो है एक बड़ा कवरेज होगा। अभी जो बहुत सारी संस्थाएं, रेगुलेटरी बॉडीज हैं, यूजीसी, एआईसीटी, बेसिकली इनमें बड़ी प्रॉब्लम्स जाती हैं। हम ही लोग थे जब अपने यूआईटी का अफिलिएशन के लिए अप्रूव जाना पड़ता था, कितनी मुश्किल पड़ती है, एआईसीटी के पास जाओ, बार बार जाओ, ये कागज नहीं, वो कागज नहीं। नंबर एक तो वॉलंटरी डिस्क्लोजर की बात करती, जितने कागज से हम ट्रांसपेरेंट, मैं सारे कागज आप भेज देंगे, आप उनको देख लीजिए, ये कमेटी आना जाना समझिए चीजें इसमें नहीं रहेगी। और इनको जोड़ करके एक बड़ी नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसके निर्माण की बात जिसके अंतर्गत कही गई वो बनेगी, वो रेगुलेशन काम करेगी, जितने डिस्प्यूट्स हो उनको रिजॉल्व करेगी। इसमें लॉ और मेडिसिन को छोड़ दिया गया है। बाकी जो हमारी आईसीएआर जैसी संस्थाएं हैं वे रहेंगी, और उनके व्यक्ति इसमें जो जोड़ करके काम करेंगे। आईसीएआर है, आईसीएसएसआर है, आईसीएचआर है, आईसीपीआर है, ऐसी संस्थाएं जो है विद्यमान रहेंगी, उनके जो नॉमिनीज हैं उनके पास जाकर के इसमें काम करेंगे, ये इसमें व्यवस्था दी गई है। मुझे देखिए नेशनल हायर एजुकेशन अथॉरिटी जो बनेगी, ये ठीक है बन जाए, इसमें मुझे ज्यादा इसे लेना देना नहीं, खाली इसे स्ट्रक्चर से जुड़ी बात है। यहीं पर ही ग्रांट्स हो सकता है उसका
कि हमारे जो अथॉरिटी उसका भी रूपांतरण होगा। इसी तरह नेशनल टेक्नोलॉजी अलायंस फोरम उसका बने, पूरी टेक्नोलॉजी के बारे में चिंता करे, जो आपके पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी भी बातें करेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण काउंसिल है और जिसमें लेकिन बहुत एक्साइटेड हूँ, और वो केवल जो है विद्वानों और शिक्षाविदों को उसको देना चाहिए, जिसका नाम है जनरल एजुकेशन काउंसिल। तो जनरल एजुकेशन काउंसिल को जो चेयर करेगा, उसके मेंबर्स बनेंगे, बहुत ही नॉलेजेबल होने चाहिए, भारत में अच्छे नहीं है, एक से एक प्रकांड विद्वान संस्कृत के, तकनीकी के, समाज विज्ञान के, दर्शन के, भाषा के, साहित्य के, सबके हमारे पास में है। यदि उनके उनको ये काम सौंप दिया जाएगा जनरल एजुकेशन काउंसिल, तो जनरल एजुकेशन काउंसिल का ही काम होगा पाठ्यक्रमों का निर्माण, जनरल एजुकेशन काउंसिल होगा पाठ्यक्रमों का जो गुणवत्ता है उसका निर्माण, जनरल एजुकेशन काउंसिल का ही काम होगा मल्टीपल एजुकेशन देने का, जनरल एजुकेशन काउंसिल का ही काम होगा करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटी जोड़ने का काम, जनरल एजुकेशन काउंसिल का काम है जो आपकी वोकेशनल सिस्टम को कैसे जोड़ा जाए वो काम। इस सारा का सारा काम जो है, जिस कल्चर की बात मैं कर रहा था, structure can be created by anybody, culture structure can be created exogenously by any system, government can create a structure, but government cannot generate culture within that structure. That culture will have to be imbibed by the individuals, scholars, saints, seers, munis, jnanis, scholars of any particular thing. उनका इन्वॉल्व जब जनरल एजुकेशन काउंसिल में हो जाएगा, तब एक तरफ स्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनेगा, वेल नेट स्ट्रक्चर रहेगा, कल्चरली हमारा जो स्कॉलरशिप के साथ में कल्चर उसमें आ जाएगी, तब जो उद्देश्य रखा गया है हमें ग्लोबली हमें नॉलेज सुपर पावर एस्टैब्लिश होने के लिए। इसमें एक चीज पर चर्चा अक्सर होती है कि 100 जो टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं वर्ल्ड ओवर, उनके कैंपस खोलने की बातचीत की, कितने खोलें, कहाँ खोलें, इसकी चर्चा हो जानी चाहिए, और क्या करेंगे अगर उसकी चर्चा होनी चाहिए, किस प्रकार से कंपटीशन होगा भारतवर्ष के विश्वविद्यालयों के साथ में, इसके अंदर चिंता हो जानी चाहिए। तो जो विश्वविद्यालय हैं वो सोचे स्वतंत्र और पूरी तरह स्वतंत्र हो जाएंगे, ऐसा नहीं, उनका कंपटीशन जो टॉप की यूनिवर्सिटी के साथ होना चाहिए, ये भी सोचना पड़ेगा। अभी तक हार्वर्ड ने कोई कैंपस तो खोला नहीं, येल ने कोई कैंपस खोला नहीं, प्रिंसटन ने कोई कैंपस खोला नहीं, ऑक्सफोर्ड ने कोई कैंपस खोला नहीं, कैम्ब्रिज ने अभी तक कोई कैंपस खोला नहीं, खोला तो क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ने खोला। ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पर लोग विद्यार्थी प्रवेश नहीं ले पाते हैं, कनाडा की कुछ यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया कुछ, वो कैंपस तलाशने चले जाते हैं, उनको रोक करके बड़ी चीज ये है कि जो आईवी लीग की यूनिवर्सिटी है, टॉप की 8 आईवी लीग यूनिवर्सिटी, आईवी लीग इसको बोलते हैं, वो उन्हें जिस प्रकार की रिसर्च हो रही, उसमें लिबरल आर्ट्स की बातचीत की है, तो लिबरल आर्ट्स को इसके अंतर्गत ले लिया है। लिबरल आर्ट्स में जितने आर्ट्स, ह्यूमैनिटी, सोशल साइंसेस के सारे सब्जेक्ट्स इसके अंतर्गत शामिल हो जाते हैं। लिबरल आर्ट्स का भाव को अच्छा हम लोग नहीं मानते थे पहले, लेकिन उसको किस स्पिरिट के साथ में लेने वाले हैं। लिबरल आर्ट्स में कुछ भी कुछ पढ़ना, कैसे पढ़ लेना वाला भाव नहीं है, इसमें हमें ज्ञान के साथ पढ़ना पड़ता है। मैं इसको इस हमारे पास में होगा, और विदेशी विश्वविद्यालय उनके मॉडर्न नॉलेज सिस्टम हमारे पास में, इन दोनों को मिलकर के देशज ज्ञान और आधुनिक ज्ञान जो सनातन के रूप में स्थापित होते हैं, जैसे पुरातन से पुरातन, आधुनिक से आधुनिक, दोनों जोड़कर सनातन ज्ञान की अपने को स्थापित करना चाहेंगे, ये इस अंतर्गत भाव भी आ जाएगा। यही पर कुछ चीजें और भी इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत बताई गई हैं, वो ये है कि इसका नाम जो है वो अभी तक ह्यूमन रिसोर्स के स्थान पे एजुकेशन मिनिस्ट्री हो जाएगी, इसका तो नोटिफिकेशन भी हो गया है। नाम से यदि लोग कहते हैं कुछ नहीं होता है, लेकिन नाम में कुछ न कुछ तो होता ही होगा। व्यक्तियों को छोड़ दीजिए, हमारा नाम अरुण दिवाकर रख देना, अरुण है ना दिवाकर है, सिंपल से जो बात आती सामने रखते चले आते हैं, लेकिन नाम में कुछ न कुछ होता है। ह्यूमन रिसोर्स की जब बात की जाती है तो लगता है कि हम किसी एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नौकरी पेशा के लिए व्यक्तियों को तैयार कर रहे हैं। जब शिक्षा की बात है, लगता है हम संस्कारवान बनाना चाह रहे हैं, सुशिक्षित बनाना चाहते हैं, चरित्र डालना चाहते हैं, व्यक्तित्व निर्माण डालना चाहते हैं।
ये भाव में ही थोड़ा सा अंतर आ जाता है। तो कुल मिलाकर के ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमको प्रदान की गई है। सबने इसको पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो इस दृष्टि से एक बार पढ़ डालें। इसमें एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भी एक महत्वपूर्ण भाग है, जो कि अनुसंधान को दिशा देगा। इसके सारे वर्टिकल्स बहुत ही स्पष्ट तौर पर बताए गए हैं। जो विषय इसमें जानना चाहता है, चाहे समझिए कि आर्ट्स ह्यूमैनिटीज का है, साइंस टेक्नोलॉजी का है और सोशल साइंसेस का है, सारे विषयों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। कोई किसी से कम नहीं, सब में आपस में कंपटीशन होगा। अच्छी व्यवस्था लेकर के रिसर्चेस को आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ कौन करेगा, कौन करे में इसमें स्वतंत्रता प्रदान की गई। अगर मान लीजिए योग के क्षेत्र में कोई हरिद्वार ऋषिकेश में बैठा हुआ कोई समझ सन्यासी योग में अनुसंधान करना चाहता है और हमारे यहाँ के प्रोफेसर पिता नेगी और पाठक और दिसंबर से बात करके हमको इस अनुसंधान करना है, तो उसको भी सुविधा दी जा सकती है। अनौपचारिक क्षेत्र में जिस तकनीकी को हम लोग एक एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नाम दिया गया, जिसको हमने जुगाड़ टेक्नोलॉजी, अभी मैं एक व्हाट्सएप में देख रहा था, एक जिम तेज चला रहा है, वही उसने थोड़ी चक्की लगा दी, उससे डायमो से जो करके गेहूं डाल दी, वो आटा निकला। एक तरफ जिम भी चल रहा है, उससे जो आटा निकला। हमने इससे मान लिया कुछ और स्प्रे लगा तो इसमें जो तेल भी निकलने लगा, इसमें कुछ और व्यवस्था कर दी, इससे बिजली पैदा हो सकती है। ऐसे इनोवेट करने वाली यदि मान ली भाव है किसी के अंदर, और ये इनोवेशन की टेक्निक जो है वो सबके पास में है। भारतवर्ष जो मस्तिष्क बड़ा फर्टाइल है, इसको सुविधा नहीं मिलती, सम्मान नहीं मिलता। इसको दो चीजें दे दीजिए, सुविधा दीजिए, सम्मान दीजिए, मेरेकल करने वाला है। और विश्व में तीन ही दिमाग वो स्थापित होते हैं, एक हमारा अपना और एक यहूदियों का, एक यूनानियों का। तीन सामने कोई टिकता नहीं जो इनोवेट करते रहते। एक गांव का किसान भी जिसको औपचारिक शिक्षा नहीं, वो भी कुछ इनोवेट करता रहता है। वो कोई भी कुछ न कुछ जोड़ लेगा। हमारे मोटरसाइकिल से बैल की जगह मोटर जोड़ो तो बैलगाड़ी बनाकर उससे लोग सवारियां ढोने, सामान ढोने लगे। बड़े बड़े प्रयोग किए। सच नहीं कि कोयम्बटूर ने बहुत अधिक परिवर्तन किया। टेक्सटाइल्स में कपड़े बनाने बहुत सारे प्रयोग किए गए। आप हिमाचल प्रदेश में जगह जगह इनोवेशन करने के सेंटर्स हमारे पास में है, पर्वतीय जो क्षेत्र के हैं, उन सबको इसके अंदर अनुसंधान करने के लिए हमको सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था हो जाएगी। तो औपचारिक क्षेत्र में चाहे एमए का स्कॉलर हो, उससे जूनियर स्कॉलर हो, या मान लीजिए कि टीचर्स हों, लेक्चरर्स हों, प्रोफेसर्स हों, रिटायर्ड पर्सन हों, वे सब इसके अंदर कम्पीट कर सकते हैं। उद्देश्य ये भी है कि रिसर्च फॉर द सेक ऑफ रिसर्च नहीं, रिसर्च जो होगी वो एक नॉलेज जनरेशन होगा। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 1000 साल बाद इसका उपयोग होगा। एग्जिस्टिंग पॉलिसीज है उनको चेंज करिए, लॉज को चेंज करिए, उसमें होगा। दूसरा जो समाज, जिसमें बताया समाज से कनेक्ट करने के लिए हमारी सोसाइटी है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, इनको विकसित करने के, अच्छा बनाने के लिए यदि करना है तो होगा। और साथ स्टेट की पॉलिसी रिसर्च के रूप में स्टेट के पॉलिसी रिकमेंडेशंस करने के लिए भी समझिए अनुसंधान एनआरएफ काम करेगा। तो रिसर्च, अभी तक हम पैटेंट की बात करें, हिमाचल प्रदेश में जब हम लोग थे तो हमने पैटेंट की बात शुरू की थी। इसमें उल्लेख किया गया किस प्रकार से सालाना समझिए कि पैटेंट्स अमेरिका में, यूके में, जापान में और चाइना में कम से कम 5 से 6 लाख पैटेंट्स होते हैं। भारत में कुछ हजार भी जाते हैं। इसकी संख्या हमको बढ़ाना है। पैटेंट्स में किस सब प्रदान की जाएगी। तो कुल मिलाकर के बड़ी व्यवस्था हमको प्रदान कर दी गई है इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत। संस्थागत के स्तर पर मेरा उद्देश्य तो अपने यूनिवर्सिटी लेवल की बात करनी थी, लेकिन मैं लग रहा है कि कुछ बात भूमिका बनाने में कुछ अधिक बात हो गई है। नंबर 1 पहला काम जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से अनुरोध करूंगा, चंद्रमोहन जी से अनुरोध करूंगा, मेरी बातें पहुंचा दें। आदरणीय कुलपति पास भी इनोवेटर है। एक तो हाई पावर कमीशन आ जाना चाहिए। ये कहाँ से आवाज आ रही है भाई? एक किस प्रकार की आवाज आ रही है, कहाँ से आ रही है? चंद्रमोहन जी थोड़ा सा देखिए इसको। कल्पना जी
मैं उनसे कहिए कि क्या कर रही व्हाट शी डूइंग। कल्पना जी माइक ऑफ कर दीजिए। ये सर कल्पना शास्त्री मैम है, उनका है ये। कल्पना भाई अपना म्यूट करो, आवाज आ रही है तुम्हारी। कल्पना अपने को म्यूट करो, इट इज अननेसेसरी क्रिएटिंग दिस डिस्टर्बेंसेस। एनीहाउ, तो एक तो सबसे पहले इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हाई पावर कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ऑनरेबल वाइस चांसलर बनना चाहिए। इसके जो सारे स्टेक होल्डर्स के मेंबर्स होंगे, इसके अंतर्गत डीन्स होंगे, इसके अंदर प्रोफेसर्स होंगे, इसमें एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स होंगे, इसके अंदर ऑफिसर्स का रिप्रेजेंटेटिव हुआ, रिसर्च स्कॉलर्स के इसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, एल्यूमिनाई भी इसके पार्ट होंगे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी स्टेट से वो भी इसके अंदर आएंगे, और इंडस्ट्रियलिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स वो भी इसके अंदर आएंगे। तो पूरा पूरा समाज का जो प्रतिबिंब करने वाली एक वो हाई पावर कमेटी तुरंत जो है बना देना चाहिए, और ये अपने अधिकार में है। वाइस चांसलर कैन कॉन्स्टिट्यूट कमेटी अंडर हिज ओन चेयरमैनशिप वेल नोटिफाइड, रजिस्ट्रार भी इससे मेंबर रहेंगे, लेकिन मेंबर सेक्रेटरी इसका जो है इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल का समरी कोऑर्डिनेटर होगा, क्योंकि इसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं बनाना चाहते, इसको हम इनोवेटिव एकेडमिक रूप में बनाना चाहते हैं। तो अगर मान लीजिए कि रजिस्ट्रार डिप्टी रजिस्ट्रार ही मेंबर सेक्रेटरी बन जाएगा तो ये ऑफिशियल डब में चीजें चल जाएंगी। और सेल का कोई भाई, कल्पना जी बंद करिए अपना। कल्पना, अरे सर इनको रिमूव करा दीजिए सर, ज्वाइन है लेकिन ये है नहीं, इन्हें रिमूव करा दीजिए ना सर। हाँ, इसको इनको रिमूव कर दीजिए भाई। रिमूव नहीं होगा सर, नहीं होगा। हाँ, रिमूव मैं कल्पना शास्त्री जी, आपने लग रहा ऑन करके चली गई कहीं, लग रहा है। हेलो कल्पना जी, आर यू हियरिंग? चलिए, तो मैं कह रहा था कि इसको जो का विजन अलग होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का विजन अलग होता है। मुझे उनसे कोई मतलब आपत्ति नहीं है और मुझे किसी प्रॉब्लम भी नहीं है उनसे जो है, लेकिन हम इसको चाहते हैं एक बहुत ही प्रोएक्टिव समझिए। हेलो कल्पना, कल्पना शास्त्री जी, आपका अपने को म्यूट कर लीजिए, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है आपके कारण। really nonsense. मथुरेश जी, कोई ऐसा सिस्टम नहीं जिसे रिमूव कर सकें? मथुरेश जी सर, वो सिर्फ एडमिन ही कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं सर। उनका जो उनके चंद्रमोहन जी देखिए, उनकी फोटो में जाइए जो माइनस साइन बना है गोले का, उनकी फोटो के ऊपर जाइए जो माइनस साइन बना है ना गोले का, उसको आप जैसे ही टच करेंगे तो आएगा उसमें एक रिमूव का बटन, उसे कर दीजिए। नहीं सर एडमिन ही कर सकते हैं ये। मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन, या बीच में जो बटन है उसको भी कर सकते हैं। आप देखिए म्यूट का भी बटन है, को देखिए, उसे आप टच करेंगे जब आएगा। चंद्रमोहन जी, मैं कर चुका हूँ, एक बार देखें। चंद्रमोहन जी, आपने ना IQS से स्टार्ट किया था ये, तो IQS में जाइए और वहां से आपको ये एडमिन की अथॉरिटी मिलेगी। जी सर, मेरे म्यूट को देखते हैं ये म्यूट हुआ है या नहीं हुआ है। वो तभी होगा अगर आप IQAC में जाके करेंगे, यहाँ से नहीं होएगा, आपके अपने अकाउंट से नहीं होएगा। हाँ, लिंक जहाँ से जनरेट हुई है वहां से होगा। मैं देखता हूँ। चलिए तो मैं जो बात कर रहा था कि इसमें अपने जानकार लोग, जो पुराने अपने जानकार लोग जैसे प्रोफेसर PK अहलुवालिया जी हैं, MS चौहान साहब, इन सबको इस हाई पावर कमेटी में शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि एक कमेटी जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की स्टडी करके सारे पॉइंट्स में महत्वपूर्ण है इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान की बात करती है, IDP कहा गया है।
आईडीपी पर बहुत कुछ एम्फेसिस इसके अंदर दिया गया था, और जो चर्चाएं हो रही हैं इसमें आईडीपी का कुछ ज्यादा उल्लेख हो नहीं पा रहा है, और जितनी चर्चाएं अधिकांश हो रही है वो स्ट्रक्चर बेस्ड हैं, कल्चर बेस्ड नहीं हो पा रही हैं। उस दिन भी परसों जो बातें हो रही थी, सारे गवर्नेंस ने बोला, अधिकांश तो प्रशंसा, कई पुल बांधते चले, प्रशंसा होनी भी चाहिए, लेकिन इसमें क्या होगा वो महत्वपूर्ण है। स्ट्रक्चर में बड़ी हमें बिल्डिंग खड़ी कर दी, लेकिन बिल्डिंग में रहने वाले लोग किस प्रकार के हैं, बिल्डिंग में खिचड़ी किस प्रकार की, बिल्डिंग में वार्ताएं किस प्रकार के होंगे, अनुसंधान किस प्रकार, वो अधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी चर्चा हम इसमें करने वाले हैं। तो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान बनाना तुरंत शुरू कर देना चाहिए, इसकी हमें कोई प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की दो भूमिकाएं हैं। एक तो उसका अपना स्थान जो है वो एक मेरू, जो मल्टीपल एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटी के रूप में हमें इस्टेब्लिश करना है, जिसकी सारी सामाजिक व्यवस्थाएं अभी से विद्यमान हैं। कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो हमारे विश्वविद्यालय में न हो, तो खाली उसको थोड़ा सा समझिए कि स्वरूप प्रदान करना है, थोड़ी चीजें उसमें परिवर्तन करना है और लेकर के हम उसको आगे बढ़ पाएं। एक तो अपनी इंस्टीट्यूशन के लिए, दूसरा क्योंकि इसका ज्यूरिसडिक्शन पूरे हिमाचल प्रदेश में, तो इसकी जिम्मेदारी जो है वो पूरे हिमाचल प्रदेश की भी बनती है, और वो भी इसको जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। जो आपके इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट प्लान बनेंगे, इसमें क्या क्या चीजें आएंगी उसकी थोड़ी सी चिंता हमको करनी पड़ेगी। नंबर एक, पहली चिंता तो ये हमको करनी है कि जो स्टूडेंट्स पॉपुलेशन किस प्रकार की आएगी, जो एक जिसको हम स्टैटिस्टिकल प्रोग्रेशन नाम दिया हुआ है। स्टैटिस्टिकल प्रोग्रेशन के रूप में फर्स्ट इवैल्यूएशन 2030 तक, ये फ्यूचरिस्टिक भी है, 2030 में पहला इसका मूल्यांकन किया जाएगा और 2040 से पूरा रूपांतरण इसका हो जाएगा। और बीच बीच में कुछ शंकाएं होंगी, सुझाव होंगे, वो उसको भी जो हमारा शिक्षा मंत्रालय उसको ग्रहण करेगा। तो स्टैटिस्टिकल प्रोग्रेशन में जो सिंपल टेक्निक नहीं रहेगी, सिंपल जो एक्सट्रापोलेशन की टेक्निक हम निकालते हैं। हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं, 12 जिलों का जिले के अनुसार जो है हमको स्टैटिस्टिकल प्रोग्रेशन जो मल्टीपल रिग्रेशन बेस्ड निकालते हैं, और इसके लिए भी हमारे पास में अच्छे स्टैटिस्टिशियन हैं। हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर सिकंदर कुमार जी खुद स्टैटिस्टिक्स के पारंगत विद्वान हैं। NS बिस्ट जैसे लोग हमारे पास में, जिन्होंने बड़े बड़े नेशनल फैमिली प्लानिंग के सर्वे किए, फैमिली हेल्थ सर्वे किए हैं, उनके पास में स्टैटिस्टिक्स का अच्छा ज्ञान है। SPSS के जानकार भी हिमाचल प्रदेश में हमारे पास में है। इन सबको बुला करके और कहिए भाई, पास्ट ट्रेंड हमारा जो है बर्थ रेट का, डेथ रेट का, माइग्रेशन का, इमिग्रेशन का और चीजों को लेकर के एक मल्टीपल रिग्रेशन बेस्ड जो एक हमको स्टैटिस्टिकल प्रोग्रेशन निकालना है। और ये जो प्रोग्रेशन बनेगा ये वक्त लेगा, तो अभी सारी चीजें एक साथ तो शुरू नहीं हो जाएंगी। हम 2021 में कितनी पॉपुलेशन होगी, 22 में कितनी होगी, 23 कितनी होगी, 24 में कितनी होगी, ये सारी चीजें जो है वो आ जाएंगी। 2030 तक 50% GR राष्ट्रीय कलेवर तो आ जाएगा। पटन में अब की GR में जस्ट हो जाएगा, संख्या बढ़ जाएगी और 7 करोड़ हमारे हायर एजुकेशन में आ जाएंगे। 7 करोड़ आने पर वैसे ही कुछ रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, जिसको हम लोग इकोनॉमिक्स लॉ ऑफ एनर्जी लार्ज नंबर्स बोलते हैं। एनर्जी लार्ज नंबर्स में बढ़ती चली जाती है। अपर्णा जी सहमत हो हमारी बात, बढ़ती चली जाएगी तो अपने आप समझिए जो यूनिवर्स जितने हमारे रिप्रेजेंटेशन अपने आप होता है। हमें दो नियम बताना चाहिए, एक स्टैटिस्टिक्स रेगुलरिटी, एक बार बार समझिए आप करेंगे तो जितनी समझिए अपना रिप्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी एक के को 5 बार होगी तो क्या है 100 वाली 40 टाइम्स समझिए आप तो दो नियम लगते हैं। तो एक लार्ज नंबर से तात्पर्य है कि 7 करोड़ 7 करोड़ हमारे
हिमाचल में शिमला है, ऊना की क्या होगी, मंडी की क्या होगी, प्लस कम और क्या, इस सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज हमको ये प्रोग्रेशन निकालने काम जो आई कांट एक्सपेक्ट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल. I understand their capabilities and also expertise. I know that could be done as a large manner, being one particular person doing that will be much better. ये जो स्ट्रैटेजिक प्रोग्रेशन है, इसमें पूरी समझिए मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी. हम स्टेट को लेकर चलना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट लेना पड़ेगा, एज वाइज निकालनी पड़ेगी और ईयर वाइज बनानी पड़ेगी. 2030 में किस प्रकार से हम 50% GR को प्रोग्रेस कर पाएंगे, ये हमारे IDP का एक पर्टिकुलर प्लान बनेगा, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान. अब जब हमको संख्या पता चल जाती है तो संख्या के अनुसार जो है उनकी रिक्वायरमेंट की चिंता, रिक्वायरमेंट्स किस प्रकार की में ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बिली ICT भी बेस करती कुछ और चीजों पर, उस प्रकार से बढ़ाएंगे. पूरा जो आर्टिफिशियल का ये इन्वर्टेड कामों में लिखा है इसमें एजुकेशन पॉलिसी में सारे सब बेस मुझे हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. किस प्रकार के वर्क बनाएंगे, किस प्रकार का समझिए इंटरनेट फैसिलिटी प्रदान की जाएगी, किस प्रकार के समझिए कि कंप्यूटर देनी पड़ेगी, ट्रांसफार्मर्स कैसे लगेंगे. एक बहुत बड़े पैमाने पर हम लोगों ने आते ही नेशनल नॉलेज नेटवर्क से जोड़ने की कोशिश की थी. ERP सिस्टम अपने विश्वविद्यालय में लागू कर दिया था. इसका एक एक्सटेंशन जो है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ ICT बेस्ड होने वाला है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी भी इसके माध्यम से आएगी, इवैल्यूएशन भी इसके माध्यम से होगा, कंट्रोल मैकेनिज्म भी इसके माध्यम से होगा. क्लासरूम में क्या बच्चा पढ़ रहा है, आउटसाइड क्लासरूम में क्या कर रहा है, वो सारी चीजें कंट्रोल इसके माध्यम से की जाएगी. ये वाले एग्रीकल्चर में भी लड़का गया है काम करने के लिए, कितने घंटे उसने काम किया, क्या काम किया, उसको रिपोर्ट कार्ड आएगी जिसका क्रेडिट दिया जाएगा. इंडस्ट्री के साथ में गया था, इंडस्ट्री में उसने क्या काम किया, वो भी हम इस ICT कंट्रोल कर पाएंगे. तो सारी चीजें जो है इससे कंट्रोल हो पाएंगी. तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर तो जबरदस्त क्रिएट करने वाली बात होगी. हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में है, उसको कैसे अपग्रेड करके कनेक्ट कर सकते हैं, इसके अंतर्गत वो चीज देखनी पड़ेगी. इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत बिल्डिंग सबसे बड़ी चीज है. बिल्डिंग के साथ साथ yes, अब रिमूव होगी वो. I have removed her now. that's good. Am I audible? Light जी सर. हाँ ठीक, थैंक यू. तो किस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, इसमें लैब्स किस प्रकार के होंगे, लेबोरेटरी किस प्रकार की होंगी, लाइब्रेरीज किस प्रकार की बनाई जाएंगी, बसेस कितनी जरूरत पड़ेगी. ये जब संख्या हमारे पर निर्धारित हो जाएगी तो ऐसा भी नहीं हम अचानक से 7 करोड़ में यूनिवर्सिटी बात कर रहा हूँ, उसका अभी आपने क्रिएट कर दिया. और मुझे ध्यान है कि यूनिवर्सिटी में बहुत पहले की बात है, नैक कमेटी एक बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी थी. नैक कमेटी कहती है आप कोई होटल इंडस्ट्री चला रहे हो कि एजुकेशन इंडस्ट्री चालू कर रहे हो. ऐसा भी नहीं कि हम रिसोर्सेज का समझ मिसयूज करें खाली इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में ही, वो नहीं है. आवश्यकता के अनुसार जो है हमको अपने बिल्डिंग्स इत्यादि को खड़ा करना पड़ेगा. लेकिन यहीं पर ही एक महत्वपूर्ण जो अंग है, और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है फैकल्टी पर बहुत ध्यान दे रही है. टीचिंग फैकल्टी की क्वालिटी पर बहुत कुछ ध्यान देती है. टीचर्स एजुकेशन को भी रिवैम्प करने की बात कही है. इसमें 2 साल का बीएड, 4 साल का बीएड होगा. रिक्रूटमेंट टीचर्स में भी उसकी जो मेरिट्स हैं
उसके जो एकेडमिक प्रोफाइल है वो तो देखी जाएगी, रिसर्च प्रोफाइल देखी जाएगी, लेकिन पब्लिक सर्विस में क्या उसका कंट्रीब्यूशन हो सकता है वो भी इसमें देखा जाएगा। तो टीचर्स की क्वालिटी पर समझिए कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसकी सफलता निर्भर करती है। तो और रेशियो से बताया, रेशियो में कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं रखा गया है, प्रोग्राम बेस्ड समझिए इसके रेशियो निर्धारित करना पड़ेंगे, प्रोग्राम बेस्ड करना पड़ेगा। प्रोग्राम बेस्ड रहेगा, डिस्ट्रिक्ट बेस्ड रहेगा, स्टेट बेस्ड रहेगा, इंस्टीट्यूशन बेस्ड रहेगा, इंस्टीट्यूशन पर केंद्रित होंगी सारी चीजें। सात करोड़ पॉपुलेशन में इसमें दो रेशियो बताया, 1:10 रेशियो बताया, 1:20 रेशियो बताया। अगर मान लीजिए 1:10 रेशियो होगा तो एलू वाली जब 70 लाख टीचर्स चाहिए होंगे। मैं केवल नेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ 2030 तक 70 लाख टीचर्स, और 1:20 का रेशियो होगा तो 35 लाख टीचर्स चाहिए होंगे। इस 7 करोड़ स्टूडेंट संख्या होने वाली, एक गेस्टिमेट लगाया हमने, गेस और एस्टिमेट बना करके लगाया। पूरे 70-75 साल में हम काम करते जाए, अभी जो संख्या बनी है लगभग 13.5 लाख टीचर्स हैं पूरे हायर एजुकेशन में, 1 लाख शायद कम हो गई, 12-12.5 लाख है हमारे पास। इनका 5 गुना 10 साल में कैसे बढ़ा पाएंगे, 3 गुना कैसे बढ़ा पाएंगे 1:2 रेशियो में, और 5 गुना कैसे बढ़ा पाएंगे आप 1:10 रेशियो के अंतर्गत, ये चिंता का विषय है। इसकी तैयारी जो है अभी से प्रारंभ कर देनी पड़ेगी। इसकी तैयारी में हमको उनकी जो क्वालिफिकेशन वो देखनी पड़ेगी। उनके अंदर मल्टी एजुकेशन फैकल्टी किस प्रकार की, हम सभी लोग स्पेशलाइज्ड मैनर में ट्रेंड हैं। मैं थोड़ा सा लकी हूँ कि इकोनॉमिक्स का होने वाला भी भाषा को भी थोड़ा जान लेता हूँ, थोड़ा योग भी जान लेता हूँ, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज भी, बेसिक विज्ञान भी आ जाते हैं, कुछ आध्यात्मिक बात कर लेता हूँ, कविता में लिखता हूँ, एक छोटी छोटी चीजें आ जाती हैं, सबके पास में ऐसी होती हैं। लेकिन एक जब आप अभियान की तरह और एक नियोजन की तरह आप लाना चाह रहे हैं मल्टी एजुकेशन सिस्टम्स, तो इस प्रकार की फैकल्टी का भी रिक्रूटमेंट हो जिसमें एक विषय के तो पारंगत हो, लोग अन्य विषयों का भी उनको ज्ञान होना चाहिए। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसकी भी आईडीपी के अंतर्गत हमें एक प्लान जबरदस्त करना पड़ेगा कि किस प्रकार के टीचर्स का रिक्रूटमेंट होगा। और मैं चाहूंगा कि ये भी जो लेख है, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी इसका समझिए एक एस्टिमेट बनाने की कोशिश करे, जो कि डिस्ट्रिक्ट से भी हो, जो कि सब्जेक्ट से भी हो, जो कि इंस्टीट्यूशंस के लिए भी हो, वो इसमें लीड लेना चाहिए। तो 2 प्रकार के स्टैटिस्टिकल प्रोग्रेशंस हमको कंप्यूट करने पड़ेंगे, वन फॉर द स्टूडेंट्स एंड अदर फॉर द टीचर्स। And requirements can be estimated by some engineers taking help of the government of Himachal Pradesh personnel or our own engineers. They can prepare the network like that. जिसमें अगला जो हमारा भाग आता है वो है मर्जर की स्कीम का, उसके बारे में हमको चिंता करनी पड़ेगी। मर्जर में भी हम इसी डेवलपमेंट प्लान, जो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान बनने वाला है, इसका एक वर्टिकल होगा कि एक बनाया गया 15 साल के अंदर कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है वो अफिलिएटेड नहीं रहेगी। 3 प्रकार की यूनिवर्सिटीज में हम पूरी संस्थाओं को परिवर्तित कर देंगे। एक तो रिसर्च सेंट्रिक यूनिवर्सिटीज होंगी जिसमें रिसर्च का काम जो है मेजर होगा, लेकिन टीचिंग भी थोड़ी हो सकती है। एक टीचिंग सेंट्रिक यूनिवर्सिटी हो सकता है, उसमें रिसर्च का थोड़ा सा काम हो सकता है। और एक जो है ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस होंगे। तो ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस होंगे, उनको तो अलग स्वतंत्र हो जाएगा, अपने ही जैसे RKMV कॉलेज है, कॉलेज, इसी प्रकार से और भी हमारे कॉलेजेस शिमला शहर में ही हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट में बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, वो ऑटोनोमस कॉलेज में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए सारी व्यवस्थाएं जो है वो देनी पड़ेंगी। कुछ ऐसे कॉलेजेस होंगे जो कि वायबल नहीं है, वो आपस में उनको मर्ज कराना पड़ेगा, उसकी स्कीम भी बनानी पड़ेगी। स्टेट बनाए या हम अपनी तरफ से बना के भी दे सकते हैं। और तीसरे ऐसे कॉलेजेस होंगे जिनकी वायबिलिटी ठीक नहीं होगी, इंटीग्रिटी ठीक नहीं होगी। और बीएड के बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनकी इंटीग्रिटी डाउटफुल रहती है, उनको डिसएफिलिएट करना पड़ेगा। तो 3 स्कीम चलेंगी, डिसएफिलिएशन की, मर्जर की, ऑटोनोमस रूप में एस्टैब्लिश कर देने की। इसका एक प्लान हमारे लिए इससे जरूरी है कि हम ये देखेंगे कि
हमसे जो जुड़ी संस्थाएं हैं, एक समय तक 300 से अधिक कॉलेजेस अफिलिएट नहीं हो सकते हैं। तो कौन कौन से कॉलेज हमसे अफिलिएट होंगे, कौन से कॉलेजेस अफिलिएट नहीं हो पाएंगे? एक तो क्लस्टर यूनिवर्सिटी पहले ही मंडी में बन चुकी है, उसका क्या रोल होगा? क्लस्टर यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट कहीं हमारे इसमें फिट नहीं हो रही है। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें क्लस्टर यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। मैंने कई बार इसको देखने की कोशिश की है। इंडिपेंडेंट कॉलेज होंगे या जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी, उसको किसी यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट करके उसका जो उपचार किया जा सकता है उसे बंद किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी पर्याप्त है, जिस तरह से काम करे उसको करने देना चाहिए। तो एक जो मर्जर वाला स्कीम है, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी केंद्र में रख करके इससे संबंधित महाविद्यालय कौन कौन से ऑटोनॉमस डिग्री देने वाले कॉलेज बन सकते हैं, ये पहले से चिंता हो जानी चाहिए। यहीं पर ही जो है इसी डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत हमें एक बहुत जबरदस्त कमेटीज का कॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, एकेडमिक कमेटीज कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। अब मुझे ध्यान है जब हम रूसा के अंतर्गत सेमेस्टर वाइज सिलेबस को हम बनाना चाह रहे थे, तो सारे विषयों में पी.के. अहलूवालिया जी के नेतृत्व में सारे विषयों में न केवल बोर्ड ऑफ स्टडीज से मेंबर्स, बट in each department I think 30 to 40 persons from all over Himachal Pradesh are invited, and there were 3 to 4 days workshops जिससे बातें पहुंचानी थी। लेकिन उस समय का केवल एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक समझ हमारा था। अब जो कमेटी बनेगी उस सब्जेक्ट्स के ओरिएंटेड नहीं बनेगी, ये है सब्जेक्ट्स डिसिप्लिन बनानी पड़ेगी। सब्जेक्ट्स में बैठ करके कमेटी से कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ये भी सच है कि हम कमेटी तो बना नहीं सकते, ऐसी कोई कमेटी नहीं बन पाई, नाम ही रहेगी मल्टीपल एजुकेशन एंड रिसर्च कमेटी, ऐसा तो बन नहीं सकता। कमेटीज बनेगी, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है सेंट्रल लेवल पर स्टेट लेवल पर कमेटी सेक्शन होगा। मुझे डर ये लग रहा है जैसे अभी हमारे मध्य प्रदेश में कमेटीज बनती हैं, हमारे बनती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्टडी बनती है, एक कोई चेयरमैन होगा, हमारे एकेडमिक साई जो प्रोफेसर होता है उसे बना देते हैं चेयरमैन, लेकिन काम सारे ब्यूरोक्रेट्स करते हैं। बन करके आ गई शिक्षा सचिव में, ये आ गया साहब इसमें दस्तखत किए चलते चले आए। ये भाव ठीक भाव नहीं है। इसके अंतर्गत भी कहा गया इनको जो हमको अलग ले जाना है। तो कमेटीज जैसे हम बताएं, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज एक कमेटी बन जाए, सोशल साइंस एक बन जाए, बेसिक साइंस एक बन जाए, आईसीटी की टेक्नोलॉजी कमेटी, 4 कमेटीज बन जाए। कमेटीज बनकर के कौन कौन से पाठ्यक्रम हम अंडर ग्रेजुएट स्टडीज में ले, ये काम बहुत गंभीरता पूर्वक काम है, ये काम बहुत महत्वपूर्ण काम है। ये काम ऐसा काम जिसको हम ही कर सकते हैं, मतलब हम ही प्रोफेसर कर सकते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है। संस्कृत को हमने बेस मान लिया, तो संस्कृत में हम देखें पहले भाषाएं कैसे जुड़ सकती हैं, हिंदी कैसे जुड़ेगी, संस्कृत कैसे जुड़ेगी, उर्दू कैसे जुड़ेगी, पारसी कैसे जुड़ेगी, पाली कैसे जुड़ेगी, प्राकृत जुड़ेगी। इस शिक्षा नीति में एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पाली प्राकृत पर्सियन एक इंस्टीट्यूट बनाने वाली बात निकली। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टर्मिनोलॉजी एंड इंटरप्रिटेशन की भी चर्चा इसमें की गई, क्योंकि जब भाषाओं को बनाएंगे और जो 8 प्रमुख भाषाएं उसमें सब कुछ पाठ्यक्रम व्यवस्था करी गई, तो कहीं न कहीं टर्मिनोलॉजी इंटरप्रिटेशन की चर्चा भी इसमें करनी पड़ेगी। तो वो जो काम है वो लेकर करें। अब संस्कृत को लेके सबसे पहले भाषाएं ले ली, भाषाओं के ऊपर समझिए मातृभाषा बात करनी, तो मातृभाषा हिंदी तो है हमारी, हमारी हिमाचली पहाड़ी है। हिमाचली पहाड़ी को हम कितना सम्मान दे सकते हैं स्कूल एजुकेशन में, मिडिल एजुकेशन में, प्राइमरी एजुकेशन में। हिमाचली पहाड़ी को किस प्रकार से हम हायर एजुकेशन में ला सकते हैं, थोड़ी चिंता करनी पड़ेगी। हिंदी है, हिंदी मातृभाषा में पढ़ाते रहते हैं, हिंदी साहित्य में तुमने पढ़ा है, हिंदी में हमने समाज विज्ञान के विषय पर पढ़ा है, लेकिन हिंदी में अभी हम एग्रीकल्चर नहीं पढ़ा पाए, हिंदी मैनेजमेंट नहीं पढ़ा पाए, हिंदी में मेडिसिन नहीं पढ़ा पाए, हिंदी में लॉ नहीं पढ़ा पाए, हिंदी में टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ा पाए। इन विषयों में हिंदी कब प्रवेश करेगी? हम सब जानते हैं कि विश्व के जितने विकसित देश हैं